नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे डायमंड इंडस्ट्री की, जहां पर जीजेपीसी ने यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत की है, अपने बजट रिप्रेजेंटेशंस भी रखे हैं। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर दालों की, जहां पर हमने येलो पीस के जो इंपोर्ट है उसको यहां पर एक्सटेंशन आता हुआ देखा है, तो यानी कि आगे दालों के दाम और यहां पर घट सकते हैं। किस तरह के रहेंगे प्राइसेस, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे रुपए की, जहां पर एक और दिन और एक और ऑल टाइम लोज रुपए पे बनता हुआ नजर आया है। आज हमने 8540 के स्तर भी यहां पर निकलते हुए देखे हैं। अब आगे जाकर किस तरह की सेंस रह सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले यहां पर सोने की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये साल अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हो रहा है। ऑफकोर्स जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हमने देखे थे, वहां से सोने और चांदी दोनों के ही प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार। सबसे पहले आपसे सोने पर ही व्यू लेना चाहेंगे। जिस तरह के मूव्स एज ऑफ नाउ यहां पर देखने को मिल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 2024 कैसा रहा आपके लिए और 2025 के लिए अब क्या आउटलुक है? 24 तो देखो अच्छा रहा एंड गोल्ड बढ़ता ही रहा। आई थिंक जनवरी से अक्टूबर नवंबर तक। दिसंबर में हम लोग ने थोड़ा मींस अभी सबड्यूड है आई वुड से, और थोड़ा करेक्शन भी आ गया है इन एंटिसिपेशन ऑफ जनवरी जैन 20th जैसे ट्रम्प आएगा। और अब क्या होता है ऑन जियोपॉलिटिकल, वेदर इट इज चाइना पे टैरिफ्स, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, मींस बहुत सारी इवेंट्स ऐसे लग रही है कि जैन फेब में होगी। तो जैसे अनफोल्ड हो गए सारे सिचुएशन, वैसे आई थिंक इंडस्ट्री विल नो कि गोल्ड वापस अभी 3000 की तरफ जा रहा है कि ये 2600 2700 2800 के लेवल पे रहेगा। सो जनवरी इंपॉर्टेंट है अगले साल के लिए। वेल एब्सोल्युटली। साथ ही साथ हम जानते हैं कि अब बजट में भी एक ही महीना है एंड एब्सोल्युटली कॉलिन, जनवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और बिजी रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद क्या होता है। ऑफ कोर्स एक नया यूएस प्रेसिडेंट है, साथ में डावोस में यहाँ पर किस तरह की कॉन्वर्सेशंस निकल के आएंगी, और फिर 1 फेब को इंडियन मार्केट्स में बजट है जिसकी रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जीजेपीसी ने यहाँ पर मीटिंग करी है और अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी फाइनेंस मिनिस्टर के समक्ष रखी हैं। क्या कुछ आपको लगता है इस बार क्या हम देखते हुए पाएंगे यहाँ पर बजट में इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए एज फार एज टैक्सेशन ड्यूटीज ये सब जो किया लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर में, सो लगभग इंडस्ट्री जो चाहती थी वो हो गया है। तो जो अपना गोल्ड का एक स्पेशली जो बहुत बड़ा डिफरेंस था रेट में बिटवीन इंटरनेशनल और इंडिया, तो वो तो अब कम हो गया है। सो जिसपे डिसइंसेंटिव भी है ट्रेड को अनऑर्गेनाइज तरफ जाने के लिए। सो एज फार एज ड्यूटीज, टैक्सेशन, जीएसटी, ये सब मीन्स इंडस्ट्री को जो चाहिए वो है। अब जो इंडस्ट्री की एक चैलेंज है वो है नेचुरल डायमंड का एक्सपोर्ट्स, और उसके लिए अगर गवर्नमेंट स्पेशल कुछ फंडिंग कर सके जिससे मार्केटिंग में थोड़ा एक्सपेंडिचर कर सके डिमांड क्रिएशन के लिए, तो इंडस्ट्री वो ही चाहता है अभी। एंड अगर वो नहीं किया तो जो अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब सिचुएशन स्पेशली सूरत में है वो और बिगड़ सकती है। जैसे आपने कहा नेचुरल डायमंड्स को लेकर और उसके एक्सपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर कुछ चिंताएं जरूर बनती हुई नजर आई। पिछले क्वार्टर में हमने नंबर्स थोड़े से यहाँ पर बेहतर जरूर होते हुए देखे, लेकिन किस तरह के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की आपको रिक्वेस्ट है? क्या कुछ मांग रहे हैं आप? देखो, जो मांग रहे हैं वो है डिमांड क्रिएशन के लिए फंड, सबसे जो मेन महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है कि अब जैसे बहुत सारा फोकस लास्ट 20-25 साल में रहा है रॉ मटेरियल पे, वेदर इट इज नेचुरल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, जेम स्टोन्स। अब शायद अगले 3-4-5 साल फोकस ज्यादा देश का, और जैसे ये टैरिफ्स और जो दुनिया भर में आज अपॉर्चुनिटी है इंडिया को बिकॉज ऑफ चाइना सिचुएशन, इज ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। और अगर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है तो उसके लिए ज्वेलरी पार्क्स की जरूरत है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की जरूरत है। सो वो अब एक एनकरेज करना चाहिए। तो इंडिया के लिए चांस है, जो चाइना में आज बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो शायद अपने देश में आ सकता है, मगर विदाउट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, टेक, वो पॉसिबल नहीं रहेगा, और वहाँ गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है।
तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एंड इंसेंटिव्स इन सेंस ऑफ ज्वेलरी मेकिंग यहाँ पर एक बहुत बड़े पुश की ज़रूरत है। कॉलिन, आपने यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स की भी बात करी और हम जानते हैं कि पिछले 2 एक बजट्स में हमें लगातार यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। क्या इस सेक्टर को आपको लगता है अभी भी सरकार के सपोर्ट की, पुश की ज़रूरत है? क्या यहाँ पर कुछ सुनने को मिलेगा? लैब ग्रोन डायमंड आज सीवीडी प्रोडक्शन है, तो इंडिया ऑलरेडी आई वुड से ग्लोबल लीडर हो गया है। HPHT रफ का कटिंग एंड पॉलिशिंग भी वो लगभग हिंदुस्तान में ही हो रहा है। सो लैब ग्रोन को जो एक बूस्ट की जरूरत थी वो हो गया है। अभी आई थिंक जो एक शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लैब ग्रोन और नेचुरल दोनों का डेफिनेशन अगर क्लैरिफाई किया जाए तो कंज्यूमर के लिए अच्छा रहेगा और फिर दोनों इंडस्ट्री को एग्जिस्ट अच्छी तरह से कर सकती है। तो वो जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। कॉलिन, एक फाइनल सवाल और ये अगले साल के लिए गोल्ड प्राइसेस को लेकर है। आप हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट्स, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिस तरह के रिटर्न्स हमने सोने को इस साल में आते हुए देखे हैं, उसका सपोर्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी सोने के फेवर में काम कर रही हैं। ज़्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि $3,000 पर आउंस, 3500 तक के भी टारगेट्स हमने अगले साल के लिए बनते हुए देखे हैं। आपकी क्या सेंस है? देखो, आज जितने भी एनालिस्ट हैं और टेक्निकल चार्ट्स हैं उसके हिसाब से जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि 3000 होना चाहिए। बट जैन में जो सब ग्लोबल इवेंट्स अनफोल्ड होगी उस पे कुछ चेंज भी आ सकता है। और जैसे आई थिंक CNBC पे तो बहुत देखते ही है कि जब सब जन एक चीज बोल रहे हैं तो उससे थोड़ा कुछ उल्टा ही होता है। तो माय ओन पर्सपेक्टिव इज कि जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर आउटलुक के लिए, क्लियर आउटलुक के लिए। पॉइंट टेकन। कॉलिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट एज अ मंथ रहेगा और ट्रंप आके क्या करते हैं, किस तरह का ट्रेड्स, टैक्सेस, टैरिफ्स लगाते हैं, उसका इम्पैक्ट हम करेंसीज पे, बाकी सभी एसेट क्लासेस पे भी आता हुआ देखेंगे। और एज ऑफ नाउ सब लोग यहाँ पर तेज़ी में हैं सोने को लेकर 2025 में, तो देखना होगा ये तेज़ी यहाँ पर कितनी रह पाती है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे सोने के प्राइसेस? एज ऑफ नाउ बढ़त है और बाजार को लग भी रहा था कि कुछ मुनाफा वसूली इस साल के अंत तक आएगी, जो हमने आते हुए देखी भी है। अब क्या यहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए? जी नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल हमने शुरुआत में देखा कि 2024 जनवरी 62,500 से हमने शुरू किए थे और वहां से 27% का गेन हमने देखा है। 79,700 के लेवल्स हमने देखे हैं। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि 9% इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन हुई, मतलब ये गेन्स करीब करीब 35% तक गए होते। और अभी भी जो है मुझे लगता है कि 20-22% का गेन ऑलमोस्ट गोल्ड दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल 13% से कहीं अधिक है। ये कंसोलिडेशन फेज है जहां मार्केट एक वेट कर रहा है कोई फ्रेश फिगर के लिए, फ्रेश न्यूज के लिए। आई थिंक 75,000 जो गोल्ड है हाल फिलहाल 1 महीना तो होल्ड करेगा ही करेगा। अपसाइड पर मुझे लगता है कि थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा बूस्ट नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो प्राइसेस को इमीडिएटली बूस्ट दे सके। बट हमारे यहाँ जो USD INR है वो बार बार, मतलब अगर आप देखते हो रुपी जो है बार बार डिप्रिशिएट हो रहा है और भी आगे डिप्रिशिएट होने की संभावना लगती है। तो इन टर्म्स ऑफ इंडियन गोल्ड रुपी मुझे लगता है कि यहाँ पर बढ़ने का थोड़ा चांस ज्यादा है। 77,500 के लेवल से मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमें देखने मिल सकता है। वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने रुपए की बात करी है और रुपया ही आपके स्क्रीन पे लेके आएंगे और वो मंथली एंड ईयरली चार्ट्स भी यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 85.5 अब यहाँ पर रुपया है। जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में पिछले 2 महीने में आते हुए देखी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेडी रही है। दिसंबर के महीने में स्पेशली एक बहुत बड़ा डिप्रिसिएशन यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया। रिकॉर्ड लोज पर तो रुपये यहाँ पर है ही, लेकिन आपको एक चीज़ याद दिला दें कि ज़्यादातर एशियन करेंसीज यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार गिरी हैं। मैं अभी चार्ट्स देख रही हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर 2 साल के लोज पर है। अगर हम ब्राज़ील रियाल देखें तो वहाँ पर ऑफकोर्स मल्टी ईयर लोज पर, वहाँ भी ऑल टाइम लोज पर वहाँ पर भी कारोबार है। और आज की डेट में जिस तरह से स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली है, जो कि 108 के ऊपर बरकरार है, उसका इम्पैक्ट अक्रॉस एशियन करेंसीज में देखने को मिला है और रुपया भी उससे अछूता नहीं है। करीबन 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 3 महीने में ही रुपए में 2% की गिरावट है और इस साल में अब तक की अगर बात की जाए तो 3% तक की मंदी हम यहाँ पर देख चुके हैं। जहां तक डॉलर इंडेक्स की बात है, वेल 7% का इजाफा पिछले 1 साल में हमने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर आता हुआ देखा है। यहां से दिनेश जी क्या कहेंगे आप? 85.5 हम देख चुके हैं, ये वो लेवल्स हैं जो बाजार को लगता था कि हम 2025 में जनवरी में आता हुआ देखेंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ से क्या सेंस है, ये साल खत्म होते होते जहां पर अभी भी 2 दिन बाकी हैं, क्या सेंस है आपकी, कहां जाएगा रुपया? जी बिल्कुल मनीषा जी, मुझे तो 2 दिन में लगता है कि 85-80 है, मतलब यहाँ से और 30 पैसे डिप्रिशिएट होगा। तो यहाँ से और बढ़ने की संभावना ज्यादा है।
जैसे डॉलर इंडेक्स की आपने बात की कि 7% गेन किया, अगर आप 2 महीने का ही इसका स्तर देखो तो मेरे हिसाब से 6 से 7% तो ये ट्रम्प के आने के बाद ही 7% बढ़ चुका है। तो अन्य करेंसी के मुकाबले इंडियन रुपीस उतना ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं हुआ है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ से और भी अभी 30 पैसे और बढ़ने के चांसेस है। 85-80 के लेवल्स ये बहुत जल्द दिखाने का पूरा प्रयास करेगा। ओवल एब्सोल्युटली, ये बात हो रही थी कि जनवरी में हम ये लेवल शायद आता हुआ देखेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर रुपए में इतनी ज्यादा गिरावट फिलहाल देखने को मिल चुकी है। दिनेश जी, डॉलर इंडेक्स में क्या लगता है आपको? 108 प्लस के लेवल्स हैं, क्या हम 109 110 की तरफ अब जाते हुए दिख रहे हैं? 109.40 से निश्चित तौर से आने की संभावना थी। काफी फास्ट मोमेंटम है जिस हिसाब से इसका मूव आया है। ये 108.40 और 107 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कोई ट्रिगर आएगा और मुझे लगता है कि जनवरी में प्रोबेबली 109.40 का लेवल है जल्दी। ऑल राइट, यानी कि और तेजी यहां पर डॉलर इंडेक्स में और कुछ डिप्रिसिएशन रुपए में, एशियन करेंसीज में आगे बनता हुआ नजर आएगा। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी और रुपए की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी। उनसे जानेंगे कि दालों को लेकर अब यहां पर क्या सेंस है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट से था। और उसी लाइंस पे सरकार ने एक बार फिर पीली मटर की इंपोर्ट की मियाद एक बार फिर 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। दालों की कीमतों पर इसका इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है। इमीडिएट गिरावट यहां पर देखने को मिली है और अब बाजार को यह लगने लगा है कि आगे जाकर शायद दालें एमएसपी के नीचे भी फिसल सकती हैं। कितनी बड़ी कंसर्न है ये, हम इनसे बात करेंगे। इब्जा के चेयरमैन बिमल कोठारी हमारे साथ हैं। कोठारी जी नमस्कार। और इंडस्ट्री सोच रही थी शायद ऐसा होगा, नहीं चाहती भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तैयार भी थी कि शायद सरकार इसकी मियाद बढ़ा दे। धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, ये जो कदम था सरकार का, जो 2 महीना फर्दर बढ़ाने का येलो पीस के इंपोर्ट के लिए, ये बड़ा ही हमारे लिए निराशाजनक रहा। मैं समझता हूँ सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा निराशाजनक कदम है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ इस साल मानसून अच्छा रहा है और अभी तक की जो क्रॉप्स के रिपोर्ट आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। इस बार तुअर का उत्पादन भी काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ जो अभी अराइवल शुरू हुई है, जो तुअर की हार्वेस्ट शुरू हुई है, उससे जो अराइवल्स है काफी अच्छी मात्रा में अराइवल्स है। मार्केट भी काफी नीचे आ चुका है। मंडियों में भाव 80 रुपए के आसपास तुअर के पहुंच चुके हैं, जो लगभग एमएसपी के आसपास है। और मुझे लगता है जो भाव में है वो दबाव जारी रहेगा। अफ्रीकन तुअर की बात करें, वो तो एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है, वो 60 रुपए में वो अभी अवेलेबल है। तो अगर आप देखें, और बाकी इस तरह अगर चने का जो सरकार का एक बड़ा कंसर्न था, लास्ट ईयर हमने देखा चने के प्राइस कम से कम 75 से 80 रुपए तक रूल कर रहे थे, वो भी घट के 62 रुपीज पोर्ट्स पे हो गए हैं। और जनवरी शिपमेंट का प्राइस जो है 59 रुपीज 58 रुपीज में ऑफर हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जो प्राइसेस है ऑलरेडी एमएसपी के आसपास आ चुके हैं। चने की भी जो बुआई की जो हमें रिपोर्ट मिल रही है वो बड़ी अच्छी है। उसे लग रहा है कि चने का उत्पादन भी इस साल अच्छा रहेगा। तो इस तरह के मानसून के बावजूद भी, इस तरह के उत्पादन के बाद भी हम ये ऐसा नहीं कर रहे थे कि सरकार 2 महीना फर्दर इसको बढ़ाएगी, क्योंकि इसका जो अगर आप गणित देखेंगे, हमारे पास आज लगभग 10 लाख टन से ज्यादा हमारे पास येलो पीस पोर्ट से पड़ा हुआ है। और जो सरकार ने पिछली बार जो 2 महीना बढ़ाया था, उससे कम से कम 5 लाख टन के बिजनेस और हो चुके हैं। वो 5 लाख टन जो है लगभग इस महीने या जनवरी में पहुंच जाएगा। तो लगभग 15 लाख टन की येलो पीस की उपलब्धि हो जाएगी। हमारे यहाँ येलो पीस का जो कंजम्पशन है अभी, जो दूसरी दालों को रिप्लेस कर रहा है, जो जिसकी अब जरूरत नहीं है, वो लगभग 2 से 2.5 लाख टन महीने का है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत थी। देखिए, एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की तरफ दो तीन चीजें जो हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं, उनका ये मानना है कि एक तरफ सरकार किसानों को उनका एमएसपी मिल जाएगा, दूसरा ये कि कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर दालें महंगी नहीं होंगी। ऑफ कोर्स जो होलसेल रिटेल का कॉन्वर्सेशन है वो एक और अलग चीज़ है यहाँ पर, लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि सरकार यहाँ पर एक बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहती है और वो शायद इन स्टेप्स के साथ ही आता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप इस नजरिए को? देखिए मनीषा जी, अगर आप एमएसपी की बात करेंगे तो एमएसपी के पास तो ऑलरेडी दालें आ चुकी है। अब इसके लिए फर्दर इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। और जो हमारे पास जितनी मात्रा में येलो पीस की अवेलेबिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्दर अब आपको और इंपोर्ट करने की जरूरत है। दालों के भाव में होलसेल में ऑलरेडी प्राइसेस पे काफी दबाव है। अगर आप देखिए, प्राय सभी दालें या तो एमएसपी या एमएसपी के नीचे बिक रही है। मसूर आप देखिए, एमएसपी से 5-6 रुपए किलो नीचे बिक रही है। चना एमएसपी के आसपास पहुंच चुका है। चने का जब क्रॉप आएगा तो चने का बाजार और उसमें काफी प्राइस का प्रेशर आएगा। अभी तो चने की क्रॉप शुरू नहीं हुई है। चने की क्रॉप आने के पहले हमारे जो भाव है एमएसपी के आसपास पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कदम की जरूरत थी। और जहां तक सरकार, अगर हमारा उत्पादन अच्छा रहा तो उसको अच्छे उत्पादन के लिए
आपको एमएसपी में प्रोक्योरमेंट करने के लिए इंपोर्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप एक निर्भरता की बात कर रहे हैं कि हम 2027 में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और एक तरफ हम एमएसपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात कर रहे हैं, आप डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं। तो आप अगर इन सब बातों को देखते हुए आपका जो ये इंपोर्ट का जो कदम है, मैं समझता हूँ कि सारे जो आपके जो दूसरी बातें हैं वो सारे उनको कंट्राडिक्ट कर रही है पॉलिसी। तो मैंने समझा कि सरकार का ये जो कदम है कि ये एक अच्छा कदम है किसान के लिए भी, ट्रेड के लिए भी। और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो येलो पीज है, जबकि हमारी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में डंप हो रहा है। मैं ये नहीं, ये अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है, ये अभी यहाँ पे हिंदुस्तान में येलो पीज की डंपिंग हो रही है, और इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज का भी नुकसान हो रहा है। इससे हमारा जो पल्सेस जो इकोसिस्टम है उसको पूरा नुकसान हो रहा है। वेल एब्सोल्युटली, वो बात आपकी बिमल जी एकदम सही है, क्योंकि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तरफ हम देख रहे हैं रुपए की गिरावट की वजह से, वो एक और मुद्दा यहाँ पर है। लेकिन अब आप ये बताइए कि ऑफ कोर्स कंसर्न्स तो हैं, और जैसे आपने भी बताया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं एज ऑफ नाउ पल्सेस एज एन इंडस्ट्री में। अब शायद सरकार इन सबको बजट में ही आता हुआ देखेगी। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तब तक? ये ऑफ कोर्स हम फरवरी एंड तक यहाँ पर पीली मटर भी सरकार उसके ऊपर कुछ करती है नहीं करती है अभी पता नहीं है, लेकिन बजट में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं पल्सेस को यहाँ पर? मैं सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो उत्पादन, सरकार इस क्षेत्र को बहुत सीरियसली देखे, क्योंकि हम इसको एडिबल ऑयल की सिचुएशन में नहीं चाहते कि वैसी स्थिति बने। इसी तरह के चीपर इंपोर्ट से हमारा जो आज एडिबल ऑयल पे जो हमारा जो निर्भरता है वो सारी इंपोर्ट पे है। हम 15 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा 95 में जब सरकार ने पहली बार प्राइवेट सेक्टर में अलाउ किया था, सिर्फ हमने 5 लाख टन इंपोर्ट किया था। 5 लाख टन से 15 लाख टन 30 साल के अंदर। तो इसी तरह की स्थिति मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर दालों में भी बने। इसलिए ये जरूरत है कि सरकार इस क्षेत्र को खूब बढ़ावा देवे। वो जो हमें जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है, उसके जो कदम में सरकार ने जो कदम उठाए थे, आप देखिए जो 2016-17 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो तो लगभग 16-17 मिलियन टन था। 2018 में सरकार ने येलो पीज का इंपोर्ट बंद किया, सिर्फ इसी कंटेंशन से कि चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स। हमारा उत्पादन 16-17 मिलियन टन से बढ़कर 27 मिलियन टन 22-23 में हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2023 में हमें एल नीनो को देखना पड़ा, एल नीनो का इफेक्ट आया, तो उससे हमारा कम हुआ। लेकिन अगर इस तरह के कदम रहे कि हम इंपोर्ट की तरफ ही अगर ज्यादा ध्यान दें, और इस तरह का चीपर इंपोर्ट जो हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे हमारे जो आत्मनिर्भरता की तरफ है जो हम कदम उठाना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा ब्रेक आएगा। तो सरकार को बजट में मैं समझता हूँ कि समझ करना चाहिए कि हमें 2030 तक हमें 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमारा उत्पादन इस साल, जो पिछले साल था, 24.5 मिलियन टन था। और इस साल हमें उम्मीद है कि हमारा उत्पादन कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है 2.5 मिलियन टन से 5 मिलियन टन से ज्यादा, 5 मिलियन टन हो गया, उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ इस साल होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए सरकार का लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म, ये 2-2 महीने के जो डिसीजंस है, ये नी जस्ट डिसीजंस है, इससे हमें हमारे आत्मनिर्भरता में मदद नहीं मिलेगी। हमें 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2030 तक। हम एक तरफ वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि इस पे एक लॉन्ग टर्म कदम उठाए सरकार। हम सरकार के साथ इस विषय में मिलकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बने कि हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़े, और इसमें जो पूरा जो पल्सेस इकोसिस्टम है उसको फायदा। एब्सोल्युटली, और एक पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से हमने अपने एडिबल ऑयल सेक्टर को जाने दिया, इंपोर्ट डिपेंडेंस ही बना दिया है उसे, और वैसे पल्सेस को नहीं बनना चाहिए। वो आपका पॉइंट वेल टेकन है कि चीप इंपोर्ट्स पे हमें यहाँ पर रिलाय नहीं करना चाहिए। बिमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ों पर एक क्लैरिटी भी यहाँ पर लेकर आने के लिए। वेल, जाते जाते दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ सिस्टम को यहाँ पर? और क्लियरली रोजाना किसी ना किसी से बात होती है, एंड सभी की बहुत बड़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है सरकार से आगे जाते हुए, इन सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और बजट से भी। जी बिल्कुल मनीषा जी, मुझे याद है मैं जब 15 साल का था, चना 1500 रुपए बिकता था, और वहां से उम्र मेरी आज 3 गुना हो गई, लेकिन चने की जो उम्र है मतलब 7500 के आसपास, 6500 के आसपास ही रुक गई। तो अन्य चीजों के मुकाबले मुझे लगता है कि पल्सेस के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। ऊपर से अगर 12,000 का रेट देखे तो 8,000 रुपए हो चुकी है। 7800 का चना 6500 रुपया हो गया। तो किसानों को अगर मूल्य दाम नहीं मिलेंगे तो उनकी पैदावार की तरफ उनका रुझान बिल्कुल घटता रहेगा, और वो चीजें वैसी पैदा करेंगे जिनको उनको बेटर मूल्य मिलेंगे। पल्सेस पे हमारी डिपेंडेंसी फिर दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, और वही नीतियों पे मतलब कोई ज्यादा असर नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक कुछ ऐसे सपोर्टिव कदम जहां प्राइसेस थोड़े से बढ़े, सिर्फ कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमें फार्मर्स को भी देखना है। दोनों चीजों को अगर बैलेंस करके चले तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है।
वेल वेरी वेल सेड एंड वेरी वेल पुट। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए और वो पर्सपेक्टिव सामने रखने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा हाल।